reproduction in higher and lower plant. ओके, आज हम लोग इस बारे में देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है लोअर एज वेल एज द हायर प्लांट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये जो चैप्टर जो है, ये चैप्टर स्टेट बोर्ड का चैप्टर है, बट आई एम गोइंग टू कंबाइन द नीट एंड एज वेल एज द सीईटी, दोनों चीजें जो यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। जैसे कि अगर मैं सिर्फ नीट के बारे में बात करूंगी तो सेम टॉपिक इज आल्सो बिलोंग्स टू नीट। ओके, सीबीएसई के अंदर ये भी टॉपिक है, सिर्फ चैप्टर यहाँ पर सेपरेट किए गए हैं। जैसे कि सीबीएसई के अंदर टू चैप्टर्स या टू टॉपिक के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। वन इज बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो ये जो टू चैप्टर्स है किसके अंदर है, नीट के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। और सेम व्हाटएवर द टॉपिक इज दैट, जो भी टॉपिक ये टू चैप्टर्स के अंदर है वो टॉपिक पूरे स्टेट बोर्ड के ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और वो चैप्टर का नाम कौन-सा है, रिप्रोडक्शन इन हायर एज वेल एज द लोअर प्लांट। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर both the things, नीट as well as the CET। हम लोग बोर्ड भी कवर अप करने वाले हैं, यहाँ पर नीट भी कवर अप करने वाले हैं साइमल्टेनियसली। हम लोग जो CET है, CET वाले की बात क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ टू डिस्कस सम इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखेंगे और सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन कोई मुझे बता सकता है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ओके, आई टेल यू, रिप्रोडक्शन मींस व्हाट, द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू reproduce young one, that is called as reproduction। रिप्रोडक्शन क्या है, एक हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी है जहां पर वो यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब ये जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है, इट टेक प्लेस इन बोथ द ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, whatever the living things are present in our surrounding, okay, whatever the living things present in our surrounding, they are going to show this property, that is called as the reproduction। देखो यहाँ पर हम लोग ये का क्वेश्चन ही कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखो, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर देखा होगा, लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर देख रखा होगा, और लिविंग वर्ल्ड के अंदर यू हैव सीन द 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे। तो उसके अंदर का एक कैरेक्टरिस्टिक जो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है, नीट के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइंड और नॉन डिफाइंड टॉपिक। तो रिप्रोडक्शन कैसा है, इट्स अ नॉन डिफाइंड टॉपिक। कैसा है रिप्रोडक्शन, इट्स अ नॉन डिफाइंड टॉपिक है। हम लोग बाद में भी देखेंगे कि क्यों इसे नॉन डिफाइंड कहा जाता है, या हमने प्रीवियस भी देख रखा होगा कि रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइंड क्यों कहा जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पर सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करूंगी। तो देखो, रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, एक ऐसी एक्टिविटी जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है, इसी को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, एंड इट आल्सो टेक्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर होता है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। अब मैं बात करूंगी डायरेक्टली द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करूंगी। तो देखो, रिप्रोडक्शन इट हैज टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है, इट हैज टू टाइप्स। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, या थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट भी आपने अच्छे से देख रखा होगा। तो देखो, इसके टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सा है, asexual mode of reproduction, and second जो है इट्स sexual reproduction। reproduction के how many types आते हैं, 2 types आते हैं। फर्स्ट टाइप यहाँ पर देखिए कौन सा है, asexual mode of reproduction, and second कौन सा है, sexual mode of reproduction। तो अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में शुरू करेंगे about asexual mode of reproduction। ओके, अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, दैट इज व्हाट, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, वेयर
only one parent is going to get involved. यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, हम लोग बोल सकते हैं उसे either मेल और either फीमेल, दोनों में से कोई भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पर एक सीटी और मीट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहा जाएगा, जहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, either मेल और either फीमेल। तो यहाँ पर मीट एंड सीटी के क्वेश्चन किया जाएगा। चलो बताओ अभी हमें कि मेल इन्वॉल्व होगा या फीमेल इन्वॉल्व होगा। So have to remember in asexual mode of reproduction, in most of time the female is going to get involved. वो इन्वॉल्व होता है, female is going to get involved. Have to remember, ये सब नहीं याद रखना है, okay? तो asexual mode of reproduction के अंदर क्या है? Only one parent is going to get involved, either male or either female. But most common कौन involved होता है यहाँ पर? Female is going to get involved. That is called as the asexual mode of reproduction. तो देखो asexual mode of reproduction के अंदर जो भी young one प्रोड्यूस किया जाएगा, वो young one प्रोड्यूस किया जाएगा either any one parent, कोई भी एक parent से प्रोड्यूस किया जाएगा, either male or either female. Understood? So this is about what the definition of the asexual mode of reproduction. या मैं ऐसे बोलूँगी, this is a concept of the asexual mode of reproduction. अब मैं यहाँ पर जो है किसी कुछ characteristics देख लेती हूँ asexual mode of reproduction. तो देखो first characteristic क्या आएगा? Like as you know very well, अभी हम लोग ने देखा कि asexual mode of reproduction के अंदर only one parents is involved, right? सिर्फ एक ही पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, राइट, आइदर मेल और आइदर फीमेल। तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो चला जाएगा, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, ओके, यहाँ पर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके, नो गैमेट फॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। हैव टू रिमेंबर असर्शन एंड रीजन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देख लो, whatever the produced progeny is there, इसके अंदर जो भी प्रोजेनी होती है, the produced progeny is an exact copy of their parents, okay? जो भी produced progeny होती है, वो अपने parents की exact copy होती है, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं उसे, we can say as it's a clone copy. वो अपने पेरेंट्स एग्जैक्ट कॉपी होती है, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे उसे इट्स अ क्लोन कॉपी, ओके? सो दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द asexual mode of reproduction. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख लो, asexual mode of reproduction, it is not responsible for recombination as well as what variation, याद रखना है, ओके? तो asexual mode of reproduction देखो, it does not responsible for the recombination or it does not responsible for the variation. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा क्यों ये रिस्पांसिबल नहीं है for recombination variation? जैसे मैंने आपको just now I have said, मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ही I have written here कि asexual mode of reproduction के अंदर there only one parent is involved, right? तो यहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर किसके दरमियान होता है? टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स के दरमियान होता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के दरमियान होता है, बट यहाँ पर एक ही इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होगा तो यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पर इवोल्यूशन। Understood? So this is the third characteristics of the asexual mode of reproduction. Understood till here? So this is about asexual mode of reproduction. But ये जो asexual mode of reproduction जो होता है, it takes place by the various kinds. बहुत सारे types से होता है. Okay? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे the kinds of asexual ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे asexual mode of reproduction। कैसे होता है asexual mode of reproduction? देखो मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि whatever the living things are present on the earth, right? Maximum living things which is present on the earth,
they have a reproduction की characteristics. Okay, they have this reproduction का property. Except two, one is called as mule and second is called as the honeybee. ये दोनों छोड़कर because of these are what sterile parthenogenesis, जैसे honeybee parthenogenesis process करता है, mule जो होता है वो sterile होता है. तो मैक्सिमम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं. तो मैं अर्थ के ऊपर सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. तो व्हाटएवर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू फाउंड ऑन अर्थ, जितने भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स, दे आर ओनली शो द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय वेरियस वेज से होते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इस having a various kinds of the asexual mode of reproduction. अब यहाँ पर हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे. इस तरह से asexual mode of reproduction unicellular organism या फिर जो भी organism asexual mode of reproduction दिखाते हैं वो कौन सी मेथड फॉलो करते हैं, कौन से टाइप्स से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो देखो हम लोग यहाँ पर कुछ वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे अबाउट इट्स अ बड़ी. फर्स्ट टाइप कौन सा है, बड़ी है. सेकंड यहाँ पर हम लोग टाइप देखेंगे इट्स अ फ्यूजन. कौन सा है सेकंड टाइप, इट्स अ फ्यूजन इज देयर. नाउ थर्ड टाइप यहाँ पर देख लो इट्स अ रीजनरेशन. कौन सा है थर्ड टाइप, इट्स अ रीजनरेशन. नेक्स्ट टाइप देख लो यहाँ पर इट्स अ फ्रैगमेंटेशन. कौन सा है, फ्रैगमेंटेशन. एंड लास्ट हम लोग यहाँ पर टाइप देखेंगे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. Okay, so these are the types of the asexual mode of reproduction. तो देखो asexual mode of reproduction किससे होता है, it takes place by the fusion, it takes place by the budding, it takes place by the fusion, or maybe it takes place by the regeneration, and maybe it takes place by the vegetative propagation. अब हम लोग यहाँ पर जो देखा one by one detail में देखेंगे. Did you understand till here? Shall I go for the next part? Okay, चलो ना. We'll discuss, we'll begin with what? Fusion. हम सबसे पहले देखेंगे about the fusion. मुझे कोई fusion का meaning बता सकता है कि what is not fusion? Fusion किसे कहते हैं? देखो fusion means what, to divide. Fusion का meaning क्या होता है? बायोलॉजी के अंदर every word is having a meaning. अगर आपको meaning अच्छे से समझ में आ गया, एक तो ग्रीक ओरिजिनेटेड है, अगर meaning आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको easily can find out the answer. आप लोग आंसर जो easily find out कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बात करें asexual mode of reproduction के बारे में. And asexual mode of reproduction का first type है that is fission. तो fission का meaning क्या होता है? तो देखो अभी यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि होता है कैसे. Okay, तो कंसीडर करो ये parents body है. कंसीडर करो कि this is what parents body मैंने यहाँ पर जो बनाया है पैरामीशन बनाना है. स्लीवरी सरफेस जो प्लैटफॉर्म है ये नीट एंड सिंपल पूछा जाता है. ओके, तो मैंने पेरेंट्स बॉडी एक बनाया है. पैरामीशन का एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है पैरामीशन. तो देखो हम लोग फ्यूजन के बारे में बात करें तो फ्यूजन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो पेरेंट्स बॉडी है, पेरेंट्स बॉडी इट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ. पेरेंट्स बॉडी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हियर डिवाइडेड the parent's body divided into two equal halves. Half का मीनिंग होता है पार्ट. half का मीनिंग क्या होता है, पार्ट. तो देखो look at in this diagram as well. ये डायग्राम के अंदर ये देख लो कि फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, टू डिवाइड. राइट, मैंने एग्जांपल कौन सा दिया, पैरामीशन. देखो पैरामीशन की जो पेरेंट बॉडी है वो टू इक्वल हाफ, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी. जैसे टू इक्वल पार्ट में या टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई, आफ्टर डिवीजन ईच पार्ट और ईच हाफ as newly formed individual. क्या करता है? It acts as what? Newly formed individual. तो look at here in this diagram. Parents body जो है ये खुद टू पार्ट में डिवाइड हो गई और टू डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो. क्या फॉर्म हो गए? टू डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो गए. और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? What we can call it is called as the fission. क्या कहते हैं हम लोग उसे? Fission कहते हैं. Understood till here? So this is about what? Fission.
और हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप्स देखेंगे जो सीईटी नीट के लिए पूछे जाते हैं। तो फिजन को जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इट हैज अ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द मल्टीपल। कितने टाइप्स है इसमें? इट हैज टू टाइप्स, मैंने यहाँ पर दो टाइप्स बताए हैं। वन इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइनरी फिजन एंड सेकंड व्हिच वन इज दैट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीपल फिजन। अब हम लोग यहाँ पर वन बाय वन डिटेल देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट, वी विल डिस्कस इन डिटेल द बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? तो देखो, द नेम इटसेल्फ हैज द आंसर। बाय मींस व्हाट? बाय मींस व्हाट? तो यहाँ पर देखो हम लोग अगर डेफिनेशन भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन मींस व्हाट? द पेरेंट्स बॉडी is divided into two equal halves. Okay, parents body क्या हो जाएगी? two equal half में divide हो जाएगी। अब जैसे ही पेरेंट्स बॉडी या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सिंपल और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बोल सकते हैं, पेरेंट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। बट मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट किया है। तो देखो, पेरेंट्स बॉडी क्या हो जाएगी? इट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। जैसे टू इक्वल हाफ या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, नाउ ईच पार्ट इज एक्ट एज अ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट वी कैन कॉल एज व्हाट? डॉटर। क्या कहते हैं हम लोग उसी को? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डॉटर सेल। सो दिस इज अबाउट द बाइनरी फिजन। ओके, पेरेंट्स बॉडी क्या हो गई? टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई, और जैसे डिवाइड हो गई हर एक पार्ट जो है वो क्या एक्ट कर रहा है? न्यूली इंडिविजुअल फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर देख लो, जो बाइनरी फिजन है अगेन इट हैज अ टू टाइप्स। सीईटी के लिए पूछा जाता है। आपके जो स्टेट का जो बुक है सीईटी के अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया है, फिजन के बारे में बताया गया और एग्जांपल दिया गया है हालांकि। बट हम लोग कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर सीईटी एंड एज वेल एज नीट। ओके, तो अब मैं नीट के टॉपिक पर आती हूँ। तो देखो, दिस बाइनरी फिजन इट हैज अ टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल फिजन। कौन सा है? लॉन्जिट्यूडिनल फिजन। एंड सेकंड टाइप यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स फिजन। कौन सा टाइप ले लेते हैं? टू टाइप्स आर देयर। बाइनरी फिजन इट हैज अ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉन्जिट्यूडिनल फिजन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसवर्स फिजन। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में वन बाय वन देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल फिजन किसे कहते हैं? ट्रांसवर्स फिजन किसे कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Did you understand here? यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया? Shall I go for the next part? Okay, चलो ना, we will go for the next part. तो हम लोग यहाँ पर बात करें types of binary fission. It has a two types, longitudinal fission as well as a transfer fission. Now we will begin with the first type, that is what is meant by longitudinal fission. Longitudinal fission किसे कहते हैं? That part आगे discuss. Now, begins with the types of binary fission। और उसका फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, और वो फर्स्ट टाइप कौन सा है? लॉन्जिट्यूडिनल फिजन। कौन सा टाइप है? लॉन्जिट्यूडिनल फिजन। तो इनका डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल फिजन? लॉन्जिट्यूडिनल फिजन किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइड longitudinally into two equal parts। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो जाएगी लॉन्जिट्यूडनली। कैसे डिवाइड हो जाएगी? लॉन्जिट्यूडनली इनटू टू इक्वल पार्ट। इनटू व्हाट? टू इक्वल पार्ट। अब जैसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू इक्वल पार्ट फॉर्म हो जाएगा, और जो भी टू इक्वल पार्ट फॉर्म हो जाएंगे वो क्या एक्ट करेंगे? दे एक्ट एज
एग्जांपल ले लेते हैं, नीट एंड सीईटी के क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये चैप्टर के अंदर हाफ के अंदर। लॉन्जिट्यूडिनल फ्यूजन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने पहले भी दिया था, इट्स अ पैरामीशियम। कौन सा पैरामीशियम? अगेन आई मेक अ डायग्राम, मैं जैसे यहां पर डायग्राम बना रही हूं, तो यहां पर देखो मैंने पैरामीशियम बनाया, पैरामीशियम की बॉडी जो है वो डिवाइड होगी लॉन्जिट्यूडिनली, लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड होगी, किसमें डिवाइड होगी? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, और जैसे ही टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी both is going to act as a daughter cell, या फिर हम लोग बोल सकते हैं newly formed organism is there. This is called as what? Longitudinal fusion. इसको क्या कहा जाएगा? Longitudinal fusion. अब हम लोग जो यहाँ पर सेकंड टाइप देख लेते हैं बाइनरी फ्यूजन का, एंड वो सेकंड टाइप कौन सा है? ट्रांसवर्स। तो देखो हम लोग और एक यहाँ पर लॉन्जिट्यूड का एग्जांपल ले सकते हैं, विल टेक यूग्लिना भी ले सकते हैं, यूग्लिना आल्सो वी कैन टेक, ओके। लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग अगर मैं इंस्टेड ऑफ लॉन्जिट्यूड फ्यूजन पैरामीशियम के लिए मैं यूग्लिना भी डाल सकती हूँ, क्योंकि ट्रांसफर फ्यूजन जो है वो कौन दिखाता है? पैरामीशियम भी दिखाता है, ओके। तो देखो ट्रांसफर फ्यूजन किसे कहा जाएगा? अगेन यहाँ पर बॉडी कैसे डिवाइड होगी? लॉन्जिट्यूडिनल डिवाइड होगी। बॉडी कैसे डिवाइड होगी? लॉन्जिट्यूडिनल। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे हो जाएगी? तो ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइड ट्रांसवर्सली, डिवाइड ट्रांसवर्सली, ओके, ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएगी। किस पे डिवाइड हो जाएगी? डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू टू इक्वल पार्ट, इसमें डिवाइड हो जाएगी टू इक्वल पार्ट। अब वो हर एक पार्ट जो है एक्ट एज अ न्यूक्लियर फॉर्म organism. मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ, दिस इज व्हाट यूग्लिना, ओके। अगर यूग्लिना की बॉडी अगर मैं ट्रांसफॉर्मली डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के बाद में एवरी पार्ट इज एक्ट एज व्हाट? न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कौन सा ले लेती हूँ, जैसे यूग्लिना फाइटोप्लैंक्टन इज देयर, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया पैरामीशियम कैसा है, पैरामीशियम जो है zooplankton है, यूग्लिना क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। सो दीस आर द टाइप्स ऑफ द बाइनरी फ्यूजन। तो देखो बाइनरी फ्यूजन का हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, इट्स अमीबा। कौन सा है? इट्स अमीबा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ zooplankton हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, ओके। तो ये जो अमीबा जो है, अमीबा कैसे डिवाइड होता है? अमीबा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। अब जब वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो भी पार्ट है व्हाटएवर द प्रोड्यूस्ड पार्ट, व्हाटएवर डिवाइडेड पार्ट इज दैट, हर एक डिवाइडेड पार्ट क्या एक्ट करेगा? इट एक्ट एज अ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट व्हाट? फ्यूजन, फर्स्ट काइंड और फर्स्ट टाइप ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, फ्यूजन के अंदर नो डाउट कि पेरेंट्स की जो बॉडी है, ये जो पेरेंट्स की बॉडी है ये डिवाइड हो जाती है टू इक्वल पार्ट में, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट साइटोकाइनेसिस होता है या कैरियोकाइनेसिस होता है? अब एक स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ओके, कैरियोकाइनेसिस होगा। ऑलरेडी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं या साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, एंड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय व्हाट? साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। तो जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, देन such organism can called as what? Newly formed organism. So this is about what? Binary fusion. ये first type हमारा complete हो चुका है fusion का, binary fusion. Do you understand clear? यहाँ तक सबको अच्छे से clear हो गया या shall I repeat it again? Understood? Okay. चलो ना, we will discuss next type. अब हम लोग जो है यहाँ पर next type देख लेते हैं fusion का, and that is called as what? Multiple also it's not multiple fusion.
एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर आपके ना ट्रांसफर फीचर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, पैरामीशियम लॉन्जिट्यूडनल फीचर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। एडिशनल हाफ नंबर दोनों हम लोग ऑल्टरनेटली कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि इसमें ट्रांसफर हो रहा है इसमें लॉन्जिट्यूडनल हो रहा है, बहुत सारे रेफरेंसेस में इसको बताया है। अंडरस्टूड क्लियर? सो हाफ टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब मैं यहाँ पर सेकंड टाइप के बारे में बात करूंगी एंड सेकंड टाइप कौन सा है? इट्स मल्टीपल फ्यूजन। तो देखो मल्टीपल फ्यूजन किसे कहा जाता है? द नेम मल्टीपल मेनी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द parent body divided into many daughter cells. That is called as what? Multiple fusion. Multiple fusion किसे कहा जाएगा? जो पेरेंट्स बॉडी है किसमें डिवाइड हो जाएगी? बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। That is called as multiple fusion. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, I give you two examples. मैं two example दे रही हूँ यहाँ पर. One is called as the amoeba and second is called as the plasmodium. Give you two example. कौन सा है? amoeba and plasmodium. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैडम ने अमीबा को तो बाइनरी फीचर में बताया है, फिर यहाँ पर कैसे आ गया मल्टीपल फीचर में? अब यहाँ पर एक कंडीशन मैटर करती है। हाँ, जब कभी भी ऑर्गेनिज्म को जैसे कि अमीबा को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो बाइनरी फीचर करेगा, बट अगर सपोज अमीबा को फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं हुआ, उससे अनफेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हुआ, एक्सट्रीम टेंपरेचर इज देयर, एक्सट्रीम सराउंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन इज देयर, there is having a scarcity of food is there, etc. मतलब कोई भी फेवरेबल, कोई भी सराउंडिंग फैक्टर्स के फेवरेबल नहीं है, फेवर में नहीं है, तो तब ऐसे टाइम पर क्या करेगा? वही अमीबा किसमें चला जाएगा? मल्टीपल फीचर में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? मल्टीपल फीचर। हम लोग एक स्टेटमेंट जस्ट फॉर आवर पर्पस, हमारे याद रखने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मल्टीपल फीचर मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं एंड वो स्पेसिफिक एग्जांपल कौन सा है? अमीबा। ओके, तो देखो मैं अभी अमीबा के बारे में बात करूंगी। एलिमेंट का डायग्राम एज यू नो वेरी वेल, अमीबा कैसा है? इररेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? इररेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पर देखो ये अमीबा को हेटेरोट्रॉपिक नेचर है, ज़ूप्लैंक्टन है। सपोज ये अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन मिला, सपोज ये अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन मिला, तो ये अमीबा क्या करता है? एक प्रोसेस में चला जाता है एंड उसी को कहा जाता है सिस्टेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस में चला जाता है? सिस्टेशन प्रोसेस। अब ये नीट के लिए पूछा जाता है आपको, ओके? कौन सा है? सिस्टेशन प्रोसेस। ये आपके इसके अंदर भी बताया गया है, सीईटी के अंदर भी पूछा जाता है, ओके? देखो अमीबा को, इफ अमीबा विल गेट अनफेवरेबल कंडीशन, सोचा कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो इसमें चला जाएगा सिस्टेशन प्रोसेस में चला जाएगा। तभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा व्हाट इज सिस्टेशन, राइट? सिस्टेशन किसे कहते हैं? तो देखो सिस्टेशन इज व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। अभी फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन होगा व्हाट इज सिस्ट, सिस्ट किसे कहते हैं, राइट? आपके माइंड में और एक क्वेश्चन होगा कि सिस्ट किसे कहते हैं। तो देखो सिस्ट किसे कहते हैं? जब कभी भी एक अमीबा या अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो अमीबा क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में एक हार्ड कोट फॉर्म करेगा। क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में एक हार्ड कोट फॉर्म करेगा, हार्ड कवरिंग फॉर्म करेगा। लुक एट दिस डायग्राम, मैंने ये डायग्राम के अंदर बताया है कि अमीबा क्या करेगा? उसे जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो अनफेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद में अपने अराउंड में या अपने सराउंड में हार्ड कोट फॉर्म करता है और उसी कोट को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट। क्या कहते हैं उसको? सिस्ट। तो देखो अमीबा को क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स लेग। क्या होता है? फॉल्स लेग। तो जो उसका जो सूडोपोडिया होता है वो सूडोपोडिया पर क्या होता है? हार्ड कोट फॉर्म होता है, उसी को क्या कहते हैं? सिस्ट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिस्ट। ओके, तो देखो अभी अमीबा ने अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी के अराउंड में सिस्ट फॉर्म किया, राइट? एक हार्ड कोट फॉर्म किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करता है? फॉर्म करता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन उसके सराउंडिंग में, राइट? तो ये अमीबा क्या करेगा? उसके पास जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है, व्हाटएवर द रिजर्व फूड मटेरियल इज है, वो रिजर्व फूड मटेरियल को वो यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइज कर अंदर वो अपने बॉडी के अंदर क्या करेगा?
न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। अब ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा? दिस अमीबा विल गेट अ फेवरेबल कंडीशन। ये अमीबा को क्या हो जाएगा? फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, दिस सिस्ट उसके अराउंड में ये जो एक हार्ड कोट जो प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। ये हार्ड कोट क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद में दिस डॉटर अमीबा इज गोइंग टू कम आउट। डॉटर अमीबा इज गोइंग टू कम आउट, एंड सच अ प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंसिस्टेशन। क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशन। तो इंसिस्टेशन क्या कहा, किसे कहा जाएगा? इंसिस्टेशन मींस व्हाट? द रप्चरिंग of cyst. Rupturing of what? Cyst. And such a process is called as what? Encystation. तो देखो, ये अमीबा को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो उसने अपने अराउंड में सिस्ट फॉर्म किया। अब सिस्ट फॉर्म करने के बाद में उसके पास जो भी रिजर्व फॉर मटेरियल था उसने उसको यूटिलाइज किया और न्यूक्लियर डिवीजन किया, और न्यूक्लियर डिवीजन करने की वजह से वहां पर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो गए। कुछ टाइम के बाद में इसी अमीबा को क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन मिला, तो वो कौन से प्रोसेस में चला गया? एनसिस्टेशन प्रोसेस में चला गया। इट मींस सिस्ट रप्चर हो गया और डॉटर अमीबा जो है वो कम हो गया। जो डॉटर अमीबा है, डॉटर न्यूक्लियस जो है वो बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर आ जाते हैं, दे एक्ट एज न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। तो क्या करते हैं? They act as what? Newly formed organism. So this is about what? Multiple features. तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? एक ही पेरेंट्स बॉडी थी और एक ही पेरेंट्स बॉडी क्या हो गई? यहाँ पर डिवाइड हो गई टू मेनी डॉटर सेल्स। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीपल फीचर। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर भी क्या होता है? सेम होता है। लाइक अगेन क्या होता है यहाँ पर? फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में पहले क्या एग्रोकाइनेसिस प्रोसेस होगा, देन इनवर्ट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट व्हाट? फीचर। हियर वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट टाइप ऑफ द asexual mode of reproduction. It is called as the feature. Did you understand till here? यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो नीट के लिए प्रीवियसली पूछा गया था, इसके पहले भी, और चांसेस है सीईटी के लिए पूछा जाएगा। ओके, तो देखो कि लुक एट इन दिस डायग्राम, ये अमीबा जो यूनिसेल है, राइट? अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे आर मोर्टल और दे आर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मोर्टल का मीनिंग क्या होता है? मोर्टेलिटी मींस व्हाट? डेथ रेट, राइट? एंड मोर्टल का मीनिंग होता है दे आर गोइंग टू डाई, राइट? वो मरने वाले। तो मैंने यहाँ पर क्या पूछा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल और इमोर्टल, वो मरते हैं या नहीं मरते? तो आप मुझे बताओ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल और इमोर्टल। तो ऐसा है, जो मैं आपको बताती हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द इमोर्टल, they do not have a death. अबे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कैसे मैडम बोल रहे हैं, जबकि एक बहुत अच्छे से पता है कि साइंटिफिक भी बताया गया है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई, राइट? हर एक जिंदा चीज को मरना है। बट मैंने तो आपको यहाँ पर बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, दे आर नॉट डाई, राइट? मरने वाले ही। अब ऐसे क्यों? तो देखो यहाँ पर लोग क्या क्लियर है, ये जो पेरेंट्स बॉडी है ये डिवाइड हो गई ना बहुत सारे डॉटर सेल में, डिवाइड हो गई ना बहुत सारे डॉटर सेल में, तो फिर वो कहां से मरा? नहीं मरा ना। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर आर्किक इमोर्टल। लाइक वी पीपल, हम लोग तो मोर्टल हैं, हम लोग तो मरते हैं, राइट? एट अ वन सर्टेन एज, हमारा एक एज होने के बाद में हमारा मरना है, राइट? हमारी डेथ होने वाली है। क्यों? ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी ह्यूमन बॉडी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो एंड जैसे डिवाइड हो गई ईच इंडिविजुअल इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं होता ना। Understood? So unicellular organisms are the immortal. Yes, understood till here? Shall I go for the next type? So here we have completed first type of the asexual
मोड ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूजन। अब फ्यूजन के बाद में हम लोग सेकंड टाइप देख लेते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिफ्रैक्शन का, इसका बर्डिंग। कौन सा टाइप है? अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो हाँ फिर से आपने एक बार पूछना है कि मैडम ये फिर से बताओ, हमें ये समझ में नहीं आया है। ओके, so now it begins with the next type, and next type कौन सा है? It's a body. Next type it's a body. अब देखो बड़ी शुरू करने से पहले we should know about the बड़ी किसे कहते हैं। कोई मुझे बताएगा कि बड़ी किसे कहते हैं? Anyone? कोई मुझे बता सकता है कि बड़ी किसे कहा जाता है? ओके, मैं आपको बताता हूँ। Body means what? It's a small outer growth which is present on parent body. ओके, तो देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल बना रही हूँ। ईस्ट ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखो ईस्ट के बॉडी के ऊपर यहाँ पर देखिए स्मॉल आउटर ग्रोथ है। ये स्मॉल आउटर ग्रोथ को मैं क्या बोलूँगी? इट इज कॉल्ड एज द बडी। ओके, मैंने यहाँ पर एग्जांपल कौन सा दिया है? इसका ईस्ट। कौन सा एग्जांपल दिया है? ईस्ट। तो बडी किसे कहा जाता है? एक स्मॉल आउटर ग्रोथ जो पेरेंट्स बॉडी present होता है। तो इनिशियली जो है, इनिशियली दिस बर्ड इट प्रेजेंट ऑन पेरेंट बॉडी। इनिशियली वो बर्ड क्या होता है? पेरेंट बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? फॉर नरिशमेंट। क्यों प्रेजेंट होता है? फॉर व्हाट? नरिशमेंट। इनिशियली दिस bird it present on a parent's body for a nourishment. Okay, अब जैसे उसको नरिशमेंट मिल जाता है, अब देखो यहाँ पर मैं नरिशमेंट मिलने के बाद में क्या हो जाएगी? ये बर्ड का ग्रोथ हो जाएगा, राइट? ये बर्ड का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रो हो जाएगा, राइट? अब ये इनिशियली वो अटैच है पेरेंट्स बॉडी, देखो यहाँ पर, राइट? और क्यों अटैच है? फॉर नरिशमेंट। अब जैसे उसका नरिशमेंट फुलफिल होता है, it is going to detach from the parent's body, वो parent's body से detach हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं it separate from the parent body, वो parent body से separate हो जाएगा, and जैसे separate हो जाएगा it act as newly formed individual organism। क्या करके act करेगा वो? newly formed individual। अंडरस्टूड? सो देखो ये जो बर्ड है, अब मैं इसको सेपरेट डिटैच करती हूँ पेरेंट्स बॉडी से। अब जैसे ही वो पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाएगा, इट एक्ट एज व्हाट? न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। तो देखो इसको क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड एज डॉटर। क्या कहा जाएगा इसको? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डॉटर। अंडरस्टूड? सो this is about what? बड़ी। और ओवरऑल इसी प्रोसेस को क्या कहता है? बड़ी का। तो बड़ी का मैंने आपको एग्जांपल कौन सा दिया है? ईस्ट। हम लोग एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, इट्स हाइड्रा। तो देखो हाइड्रा में जो होते हैं इट इज हैविंग टेंटाकल्स, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका हाइड्रा का। ओके, हाइड्रा इट इज हैविंग अ टेंटाकल। तो देखो हाइड्रा के बॉडी के ऊपर भी क्या है? एक स्मॉल बर्ड प्रेजेंट है। अब ये स्मॉल बर्ड जो है इनिशियली पेरेंट्स बॉडी के ऊपर अटैच है फॉर नरिशमेंट। बाद में ये क्या हो जाएगा? जैसे ही नरिशमेंट हो जाएगा इट इज गोइंग टू गेट डिटैच, और डिटैच होने के बाद में इट एक्ट एज व्हाट? न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। क्या करके एक्ट करेगा? न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। एंड सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? बर्डिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द बर्डिंग। Understood? So this is second type of the asexual mode of understood.